गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रभा स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसके अब तक जो है हमने 1400 प्रश्नोत्तर हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं जैसे कि KVS, NVS, DSSB और भी जो विभिन्न प्रकार के TGT और PGT परीक्षाएं हैं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज 15 नंबर क्लास है और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल हैं जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं जो विभिन्न प्रकार के काल विभाजन और नामकरण हुए हैं उनसे जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने कई महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने सभी कालों के डिस्कस किए हैं। पहला सवाल, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य देव ने जो है किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छल। याद रखिएगा, छल जो है ये आचार्य देव के अनुसार 34वां संचारी भाव माना जाता है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT में। एको रसः करुणवे किस कवि की उक्ति मानी गई है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो एको रसो करुणवे किस कवि की पंक्ति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भवभूति। याद रखिएगा, इसके लेखक हैं भवभूति। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा गया ये। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार का प्रयोग है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूपक। याद रखिएगा, रूपक अलंकार का प्रयोग है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यंजना। याद रखिएगा, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था PGT में, PGT टीचर। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से जो है भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जटिलता से सरलता की ओर। याद रखिएगा, प्रत्येक भाषा जो है वो पहले जटिलता से सरलता की ओर जाती है, ना कि सरलता से जटिलता की ओर। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो जो अंगिका है ये किस राज्य की बोली मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार। याद रखिएगा, बिहार राज्य की बहुत ही प्रसिद्ध बोली है अंगिका। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में मिलती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो त्रिलोचन शास्त्री की जो कविताएं हैं वो हिंदी के अतिरिक्त और किस अन्य उपभाषा में मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैथिली। याद रखिएगा, त्रिलोचन शास्त्री जो कविताएं हैं वो हिंदी के अतिरिक्त मैथिली भाषा में मिलती हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो वो कौन सा तारीख है जहाँ हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949। याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में।
हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी वर्णमाला में जो है वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 52। ठीक है, रखिएगा। टोटल जो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है वो है 52। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला जो है उसमें स्वर की संख्या कितनी है और व्यंजन की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वरों की संख्या है 11। ठीक है, रखिएगा 11 और व्यंजन की संख्या है 41। ठीक है, रखिएगा स्वर की संख्या है 11 और व्यंजन की संख्या है 41। अगर इसको मिलाया जाए तो टोटल होते हैं 52। तो टोटल जो वर्ण है वो है 52। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बघेली बोली का जो संबंध है वो किस उपभाषा से मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी। ठीक है, रखिएगा बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अवधी और छत्तीसगढ़ी ये भी प्रमुख पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में, कर्ता के साथ नए का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कर्ता के साथ नए का प्रयोग ना होना जो है किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी। ठीक है, रखिएगा ये जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये प्रश्न आपका आया था DSSB पीजीटी में, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कवियत्री। ठीक है, रखिएगा कवियत्री जो है ये कवि का स्त्रीलिंग माना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी में, स्त्री का स्त्रीलिंग क्या है? ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ऋषि। तो ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग क्या यहाँ पूछा गया है? तो उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऋषि का। ठीक है, रखिएगा ऋषि का। ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी में, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? तो इनमें से वो कौन सा जो है अल्पविराम चिन्ह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये जो है अल्पविराम के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी भाषा में जो है वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, रखिएगा टोटल जो है 2 वचन होते हैं हिंदी साहित्य में। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका आया था DSSB पीजीटी में, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? तो इनमें से वो कौन सी रचना है जो कि लघुत्रयी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऋतुसंहार। ठीक है, रखिएगा ऋतुसंहार जो है ये लघुत्रयी के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत ये 3 जो है प्रमुख रचना लघुत्रयी के अंतर्गत आती है और इसके लेखक का नाम है कालिदास। ठीक है, रखिएगा कालिदास ने लिखा है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी में, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती माने जाते हैं? तो निम्नलिखित में से जो है वो कौन से कवि हैं जो कि कालिदास से पूर्ववर्ती माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भास। ठीक है, रखिएगा भास कवि जो हैं ये कालिदास से पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में, निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारवी। ठीक है, देखिएगा भारवी जो है ये अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में, इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से।
सूची 1 में जो है कवियों के नाम है एवं सूची 2 में रचनाओं के नाम। तो पहले आते हैं कालिदास। तो कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 रघुवंशम। ठीक याद रखिएगा, कालिदास ने जो है रघुवंशम की रचना की है। उसके बाद आते हैं भास कवि। भास कवि ने जो है स्वप्न वासव दत्तम, ठीक याद रखिएगा, स्वप्न वासव दत्तम की रचना की है, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आते हैं मर्मट। मर्मट ने जो है काव्य प्रकाश, ठीक याद रखिएगा, काव्य प्रकाश की रचना की है। ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि काव्य प्रकाश के लेखक का नाम क्या है, तो वो है मर्मट। और फिर आते हैं विश्वनाथ। तो विश्वनाथ ने जो है साहित्य दर्पण, ठीक याद रखिएगा, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की है। तो जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है कालिदास कृत नहीं है? तो इनमें से वो कौन सी कृति है जिसके लेखक कालिदास नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर रामचरितम। ठीक याद रखिएगा, उत्तर रामचरितम जो है ये कालिदास ने नहीं लिखा है। बाकी कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम ये जो हैं 3 प्रमुख कालिदास की रचनाएं हैं, परंतु उत्तर रामचरितम जो है ये कालिदास ने नहीं लिखा है, ये लिखा है भवभूति ने। ठीक याद रखिएगा, इसके लेखक हैं भवभूति। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है, तो वो है भवभूति। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था एनवीएस पीजीटी में। राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप नोट कर लीजिए। तो राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जो है वो अधूरी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बाल रामायण। ठीक याद रखिएगा, बाल रामायण जो है ये राजशेखर की अधूरी रचना मानी जाती है, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते। ये प्रश्न आपका आया था पीजीटी टीचर में। कादम्बरी किसकी रचना मानी जाती है? कादम्बरी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बाण भट्ट। ठीक याद रखिएगा, बाण भट्ट की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कादम्बरी। ये प्रश्न आया था केवीएस पीजीटी में। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित ग्रंथ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित कृतियों में से जो है कौन सी जो है भारवी द्वारा रचित ग्रंथ मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी किराता जुर्नियम। ठीक याद रखिएगा, किराता जुर्नियम जो है ये भारवी द्वारा रचित रचना है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB पीजीटी में। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता का नाम क्या है? तो मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता का नाम है ऑप्शन नंबर डी विशाख दत्त। ठीक याद रखिएगा, विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था एनवीएस पीजीटी में। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मिश्र बंधुओं ने जो है परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए संवत 1890 से संवत 1925। ठीक है, रखिएगा संवत 1890 से संवत 1925 जो है ये मिश्र बंधुओं के अनुसार परिवर्तन काल का समय सीमा है, यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके DSSB पीजीटी में। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक याद रखिएगा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जो हैं ये हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था पीजीटी टीचर में। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी कोविद रत्नमाला जो है इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर दास। ठीक याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है हिंदी कोविद रत्नमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जयचंद्र प्रकाश के रचयिता का नाम क्या है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भट्ट केदार। याद रखिएगा, भट्ट केदार जो हैं ये रचनाकार हैं जयचंद्र प्रकाश के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था एनवीएस पीजीटी में, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्वयंभू को जो है हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। याद रखिएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसके अलावा सरहपा को जो है इनको भी हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। कई विद्वानों ने, कई आलोचकों ने जो है सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो कई प्रकार के मतभेद रहे हैं कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। कुछ ने माना है कि स्वयंभू हैं, तो कुछ विद्वानों ने माना है कि सरहपा हैं। तो कई प्रकार के मतभेद रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, परमाल रासो के लेखक का नाम क्या है? परमाल रासो। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कवि जगनिक। याद रखिएगा, जगनिक जो हैं ये परमाल रासो के लेखक हैं। और इसके अलावा जो है परमाल रासो का दूसरा नाम है आल्हाखंड। ठीक याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है, तो वो है आल्हाखंड। और इसका प्रकाशन क्या था? फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने। याद रखिएगा, फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने जो है आल्हाखंड का प्रकाशन किया था। तो कई प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी में, वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया था उसका दार्शनिक आधार क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया था उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शुद्धाद्वैत दर्शन। याद रखिएगा, शुद्धाद्वैत दर्शन जो है ये वल्लभाचार्य की दार्शनिक आधार माना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया है DSSP पीजीटी में, वल्लभाचार्य के शिष्य इनमें से कौन नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से वो कौन है जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं माने जाते? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुज दास। याद रखिएगा, चतुर्भुज दास जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। बाकी कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास, ये तीन जो हैं प्रमुख वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। परंतु बी जो है चतुर्भुज दास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था एनवीएस पीजीटी में, माधव हम परिणाम निराशा, इस पंक्ति के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो माधव हम परिणाम निराशा, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। ख्याल रखिएगा, विद्यापति की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, माधव हम परिणाम निराशा। ये प्रश्न आया था आपके पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो जो भ्रमर गीत है उसके प्रसंग का मूल स्रोत क्या है, यहाँ पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। याद रखिएगा, श्रीमद् भागवत का जो दसम स्कंद है ये भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत माना गया है। यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSP पीजीटी में, रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रामचरितमानस के जो ज्ञान दीपक प्रसंग हैं वो किस कांड में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकांड। याद रखिएगा, ये जो है उत्तरकांड में वर्णित है। और जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि रामचरितमानस में टोटल 7, याद रखिएगा 7 कांड हैं, और वो कौन से हैं ये भी जानना आवश्यक है। तो पहला आता है बालकांड। याद रखिएगा, बालकांड। उसके बाद आता है अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड एवं उत्तरकांड। तो ये जो है 7 प्रमुख रामचरितमानस के कांड हैं जो कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था एनवीएस पीजीटी में, मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, ये कथन जो है किस कवि ने लिखा है? मैं पुनि निज गुरु
कथा सो सूकर खेत, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। ठीक रखिएगा, ये जो कथन है ये कवि तुलसीदास ने कहा है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके DSSB में, DSSB PGT, कौन सी रचना जो है जायसीकृत नहीं है? तो वो कौन सी रचना है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मधुमालती। ठीक रखिएगा, मधुमालती जो है इसके लेखक जायसी नहीं है, इसके लेखक हैं मंझन। ठीक रखिएगा, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मधुमालती के लेखक का नाम क्या है, तो वो है मंझन। इसके अलावा पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत, ये जो हैं प्रमुख मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर हिंदी पेपर में, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और जो वन लाइनर पंक्तियाँ होती हैं वो कई बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, ये किसने कहा है, किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर। ठीक रखिएगा, पद्माकर की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, बिहारी कवि किस धारा के कवि माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो बिहारी कवि हैं वो किस धारा के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रीतिसिद्ध। ठीक रखिएगा, बिहारी जो हैं ये रीतिकाल के प्रसिद्ध रीतिसिद्ध कवि माने जाते हैं, और उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी बिहारी सतसई। ठीक रखिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बिहारी की रचना कौन सी है? तो उन्होंने जो बिहारी सतसई लिखी थी वो इतने प्रसिद्ध हो गई थी आदिकाल में कि वो एक ही रचना जो है उसने बिहारी लाल को जो है संपूर्ण रीतिकाल में प्रसिद्ध कर दिया था। तो जो बिहारी हैं वो रीतिसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, भाषा बोली ना जानही जाके कुल के दास, ये कथन किस कवि की है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, नेट में पूछा गया है, टेट में पूछा गया है, KVS NVS विभिन्न प्रकार के जो PGT TGT परीक्षा हैं उसमें ही पूछा गया है। तो भाषा बोली ना जानही जाके कुल के दास, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केशव दास। ठीक रखिएगा, इसके लेखक हैं केशव दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके PGT टीचर हिंदी पेपर में, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदी प्रदीप। ठीक रखिएगा, हिंदी प्रदीप जो है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। इसके अलावा ब्राह्मण जो है ये प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका मानी जाती है ब्राह्मण। और आनंद कादम्बनी, इसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो हैं ये आनंद कादम्बनी के संपादक माने जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके NVS PGT में, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से वो कौन सा निबंधकार है जो कि भारतेंदु युग का नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक रखिएगा, बाल मुकुंद गुप्त जो हैं ये भारतेंदु युग के नहीं हैं। बाकी बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और श्रीनिवास दास, ये तीन जो हैं प्रमुख भारतेंदु युग के निबंधकार माने जाते हैं। तो यहाँ ये जानना आवश्यक है कि जो बाल मुकुंद गुप्त हैं ये किस युग के अंतर्गत आते हैं। ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कि जो बाल मुकुंद गुप्त हैं ये भारतेंदु, ठीक रखिएगा, भारतेंदु एवं द्विवेदी युग को जोड़ने वाले कड़ी हैं। ठीक रखिएगा, ये जो है भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग को जोड़ने वाले कड़ी माने जाते हैं। यानी कि इन्होंने जो है भारतेंदु एवं द्विवेदी युग के अंतर्गत रचनाएं लिखी हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में,
माधव विलास के रचनाकार का नाम क्या है? माधव विलास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लल्लू लाल। ठीक रखिएगा, लल्लू लाल ने लिखा है माधव विलास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्ति पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रशंसा की गई है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें नहीं मिलता प्रसाद। तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, जो कि हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। ठीक रखिएगा, हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि कहे जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी के राष्ट्र कवि कौन है, तो वो हैं मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन है या प्रकाशन है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सन 1900। ठीक रखिएगा, सन 1900 में जो है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था एवं इसके संस्थापक माने गए हैं चिंतामणि घोष। ठीक रखिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो चिंतामणि घोष जो हैं ये सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे एवं 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था 1920 तक। तो यहाँ से जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था पीजीटी में, पीजीटी टीचर हिंदी पेपर। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इतिवृत्तात्मकता जो है ये किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग। ठीक रखिएगा, इतिवृत्तात्मकता जो है ये द्विवेदी युग की विशेषता मानी जाती है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इनमें से वो कौन सी कृति है जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक रखिएगा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। तो इसके वास्तविक लेखक कौन है? तो ये लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक रखिएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। इसके अलावा हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीन जो है प्रमुख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं मानी जाती हैं। परंतु हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। वैदेही वनवास के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, विभिन्न प्रकार के परीक्षा में पूछा गया है। तो वैदेही वनवास जो है इसके लेखक का नाम, तो इसके लेखक माने गए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक रखिएगा, वैदेही वनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली ये किस युग की विशेषता मानी गई है या किस युग की कविता की विशेषता मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छायावाद। ठीक रखिएगा, छायावाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम्या कृति किससे संबंधित है? तो पंत जी की जो ग्राम्या है ये किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण परिवेश। ठीक रखिएगा, ग्राम्या जो है इसमें ग्रामीण परिवेश का उल्लेख है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो पंक्ति है ये किस रचना से ली गई है? तो ये ली गई है आंसू से। ठीक है, रखिएगा, आंसू से ली गई है, आंसू रचना से ली गई है ये पंक्ति, जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती,
क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, निम्न में से कौन सी कृति जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो इनमें से वो कौन सी कृति है या रचना है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दीपशिखा। याद रखिएगा, दीपशिखा जो है इसके लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीपशिखा के वास्तविक लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। याद रखिएगा, महादेवी वर्मा जो हैं ये दीपशिखा की लेखिका मानी जाती हैं, जिनको आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा ने लिखा है दीपशिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो छायावाद जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किस आलोचक ने या किस इतिहासकार ने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र। क्या किया, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके नेट में पूछा गया है प्रश्न, टेट में पूछा गया है, KVS NBS कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो अपने काव्य जीवन में उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत। याद रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत जो हैं ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है प्रकृति पर कई रचनाएं लिखी हैं, इसलिए जो है उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है। तो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद जो है ये किस काव्यधारा का आधार माना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिवाद। याद रखिएगा, प्रगतिवाद की प्रमुख आधार मानी जाती है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि निराला की जो बादल राग है इस कविता का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति के सौंदर्य से। याद रखिए, प्रकृति के सौंदर्य से जो है बादल राग संबंधित है, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, प्रगतिवादी कवि इनमें से कौन है। तो इनमें से वो कौन से प्रगतिवादी कवि। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ अग्रवाल। याद रखिए, केदारनाथ अग्रवाल जो है ये प्रगतिवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया KVS PGT में, इसमें आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में। सूची 1 में जो है रचनाओं के नाम है एवं सूची 2 में लेखकों के नाम। तो पहला आता है अरि ओ करुणा प्रभा में। अरि ओ करुणा प्रभा में, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं अज्ञ। याद रखिएगा, अज्ञ ने लिखा है अरि ओ करुणा प्रभा में। उसके बाद आता है धूप का धान। तो धूप का धान के लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। याद रखिएगा, गिरिजा कुमार माथुर। उसके बाद आता है खुशबू के शिलालेख। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, खुशबू के शिलालेख के लेखक का नाम क्या है। तो ये लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। याद रखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है खुशबू के शिलालेख। उसके बाद आता है चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके लेखक कौन है। तो ये लिखा है मुक्तिबोध ने। याद रखिएगा, मुक्तिबोध ने लिखा है चांद का मुंह टेढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति मानी गई है। तो घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद जो है ये किस काव्यधारा की प्रवृत्ति मानी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगवाद। क्या रखिए, प्रयोगवाद के अंतर्गत आती है। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, इसमें भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में जो है रचनाओं के नाम है एवं सूची 2 में साहित्यकार के नाम। तो पहला आता है इत्यलम। याद रखिएगा, इत्यलम। तो इसके लेखक कौन है। तो ये लिखा है अज्ञेय ने। याद रखिएगा, अज्ञेय ने लिखा है इत्यलम।
उसके बाद आता है ठंडा लोहा, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है धर्मवीर भारती ने, याद रखिएगा, धर्मवीर भारती। उसके बाद आता है गीत फरोश, तो गीत फरोश के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, याद रखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। और उसके बाद आता है संशय की एक रात, तो संशय की एक रात के लेखक हैं नरेश मेहता, याद रखिएगा, नरेश मेहता। तो यहाँ से जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो नकेनवाद है ये किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नकेनवाद जो है ये किसी भी प्रकार से अन्य किसी काव्य से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो जो नई कविता है, नई कविता पत्रिका, इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो कब माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सन 1954। याद रखिएगा, सन 1954 में जो है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था एनवीएस पीजीटी में। योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके नेट में पूछा गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है नेट में, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है। तो योग वशिष्ठ जो है इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद निरंजन। ठीक है, रखिए, राम प्रसाद निरंजन ने लिखा है योग वशिष्ठ। ये प्रश्न आपका आया था DSSB में। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है यहाँ पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती। ठीक है, रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज का संस्थापक माने जाते हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरि प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, रखिएगा, वियोगी हरि का जो वास्तविक नाम है वो है हरि प्रसाद द्विवेदी, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी का जनक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी में जो है यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उदय शंकर भट्ट। याद रखिएगा, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक माने गए हैं उदय शंकर भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। इनमें से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? तो इनमें से वो कौन है जो कि मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं माने जाते? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन। याद रखिएगा, सुदर्शन जो है ये मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है। बाकी इलाचंद जोशी, अज्ञेय एवं जैनेन्द्र कुमार, ये तीन जो हैं प्रमुख हिंदी साहित्य के जो मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार माने जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था एनवीएस पीजीटी में। वर्ग वैस्मय एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वर्ग वैस्मय एवं वर्ग चेतना जो है ये प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदान। ठीक है, गोदान जो है इसमें वर्ग चेतना का आधार मिलता है एवं गोदान को जो है कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, रखिएगा, कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है गोदान को। और गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। ठीक है, रखिएगा, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अंतिम पूर्ण उपन्यास जो है यानी संपूर्ण किया था मुंशी प्रेमचंद ने गोदान को। और मुंशी प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? जो उनका अपूर्ण था, जो वो पूरा नहीं कर पाए थे, तो वो है मंगलसूत्र। ठीक है, रखिएगा, मंगलसूत्र जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT में। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो परीक्षा गुरु को जो है किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, रखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। और इसके लेखक का नाम क्या है? तो ये है लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, रखिएगा लाला श्रीनिवास दास जो हैं ये परीक्षा गुरु के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंधा युग। ठीक है, रखिएगा अंधा युग जो है ये महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंधा युग जो है ये किस प्रकार के साहित्य विधा या किस प्रकार के साहित्य रूप के अंतर्गत आती है? तो ये आती है नाटक। ठीक है, रखिएगा नाटक के अंतर्गत आती है। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंधा युग जो है इसके लेखक का नाम क्या है? तो ये लिखा है धर्मवीर भारती ने। ठीक है, रखिएगा धर्मवीर भारती ने लिखा है अंधा युग। और कई बार जो है ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भीष्म पितामह ये अंधा युग के पात्र हैं या नहीं? भीष्म पितामह जो हैं ये अंधा युग के पात्र है या नहीं, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो इनमें से वो कौन सा नाटक है जो कि मोहन राकेश ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रक्त कमल। ठीक है, रखिएगा रक्त कमल जो है इसके लेखक मोहन राकेश नहीं है। तो इसके वास्तविक लेखक का नाम क्या है ये जानना आवश्यक है। तो ये लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल ने। ठीक है, रखिएगा लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है रक्त कमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया है PGT टीचर हिंदी पेपर में। इसमें आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में जो है रचनाओं के नाम है एवं सूची 2 में लेखकों के नाम। तो पहला आता है मानस का हंस, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है अमृतलाल नागर ने। ठीक है, रखिएगा अमृतलाल नागर ने लिखा है मानस का हंस। उसके बाद आता है झूठा सच, इसके लेखक हैं यशपाल। ठीक है, रखिएगा यशपाल। इसके बाद आता है टेढ़े मेढ़े रास्ते। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक का नाम क्या है? तो ये लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। ठीक है, रखिएगा भगवती चरण वर्मा। और उसके बाद आता है मरी हुई मछली, तो ये लिखा है राजकमल चौधरी ने। ठीक है, रखिएगा राजकमल चौधरी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं आज हमने डिस्कस किए। अभी और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। इसके बाद हम पाश्चात्य एवं भारतीय काव्यशास्त्र भी पढ़ेंगे, उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।